और लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिया गया था। आई आई होप तुम लोगों ने किया होगा। 9 क्वेश्चन था बेटा, है ना? तो इसमें जो डाउट हो पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन था, उसमें था कि ब्रीडिंग आर्क्स मेथड से हम कौन सा कोलाइड नहीं प्रिपेयर कर सकते। बेटा जो सोडियम मेटल, जो रिएक्टिव मेटल्स होता है, देखो जो बेटिक्स ऑर्क होता है, बेटिक्स ऑर्क में हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? इसमें हम लोग यूज करते हैं, अगर तुम्हें मालूम होगा तो आर्क में हम लोग यूज करते हैं, एक इस तरह से टब होता यस है सर, ना? आइस बार और होता यहाँ है। पर यहाँ पर आर्क लगा होता है, और इसके चारों तरफ आइस होता है यहाँ पर, है ना? और इसके अंदर क्या यस। होता है बेटा? डिस्पर्सन मीडियम होता है, जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर। अगर मान लो ये रॉड रिएक्टिव मेटल का हो, मतलब सोडियम हो, पोटेशियम हो, है ना, इस टाइप का कोई मेटल हो यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप का यस। मेटल, तो क्या होगा बेटा? वाटर से ये मेटल रिएक्ट करके तुरंत यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब यस। अगर रिएक्टिव मेटल का तुम कोलाइड बनाना चाह रहे हो तो रिएक्टिव मेटल का ब्रेडिक्स और मेथड से तुम नहीं बना सकते। जनरली यहाँ पर जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है, जो क्वाइन एज मेटल होता है, या फिर जिसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, उसी मेटल से तुम यहाँ पर कोलाइड बनाते हो। जैसे गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, ठीक है, तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना, आयरन भी लेस रिएक्टिव में ही आता है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। तो ये सब मेटल बेटा लेस रिएक्टिव मेटल है, तो इन सब का तुम कोलाइड प्रेडिक्ट और मेथड से बनाते हो, ठीक है। ओके सर। अगर किसी को कोई डाउट है? सर हाँ बोलो। सर सूडो मोलिकुलर रिएक्शन एक बार दोबारा बता दो। अच्छा, क्वेश्चन में डाउट नहीं बेटा? नो सर। ओके, बता दूंगा मैं। और किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में मैंने बताया था कि सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है। तो देखो बेटा, जो सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में, है ना, इफ मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर, ये तुम्हारा मेन लाइन है। तुमने क्या किया? रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी निकाला, ठीक है, और वो गिवन ऑर्डर को मैच नहीं कर रहा है। जो ऑर्डर बेटा वो एक्सपेरिमेंटल होता है। ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंट तुम पता करोगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, है ना। तुम छोड़ के तो उसका ऑर्डर नहीं बता पाओगे। तो जो ऑर्डर है, ऑर्डर तुम्हें दिया रहेगा, है ना, या फिर तुम देखोगे क्या कोई एक्सेस में है या नहीं है ना, उससे तुम ऑर्डर निकाल लोगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलरिटी तुम रिएक्शन को देख कर लगा सकते हो बेटा, कि अगर 2 रिएक्टेंट है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा, अगर 3 रिएक्टेंट है तो मॉलिक्यूलरिटी 3 होगा, है ना। इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी निकालोगे। इफ मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर, देन रिएक्शन में बी सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। एंड इफ ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर, अगर तुमने क्या किया बेटा, ये तो ट्रू हो रहा है, ठीक है, जो तुम्हारा रिएक्शन है वो सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, लेकिन जो ऑर्डर आ रहा है, इफ ऑर्डर इज 1, ठीक है, देन रिएक्शन इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। The reaction whose actual order is different from that expecting using rate relaxation are called pseudo order reaction, and if order is 1, then reaction is known as pseudo first order reaction. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था, CH3, ये कैपिटल H होगा, CH3 Cl प्लस H2O गिव्स RH प्लस HCl। ये जो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन, तुम पेज 6 में पढ़ोगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो रिएक्शन मैकेनिज्म बताया जाएगा, वहाँ बताया जाएगा कि ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसका जो नेमिंग दिया गया बेटा, है ना, इसको बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 होगा, ठीक बेटा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 है, तुम्हें पहले से मालूम है, तो इसको याद कर लेना है। और देखो आगे क्या होता है, कभी कभी रिएक्शन स्टेटस दिया रहेगा, ठीक है, और उस रिएक्शन में एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो एक्सेस में होगा, ठीक है बेटा। से यहाँ पर वाटर एक्सेस में है, और इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज में भी वाटर एक्सेस में है, ठीक है, यहाँ पर भी वाटर एक्सेस में है। तो जो सब्सटेंस एक्सेस में रहेगा उसका ऑर्डर 0 हो जाएगा। वाटर का ऑर्डर 0 हो गया, तब क्या बचा? यहाँ पर सुक्रोज बचा, मतलब ये यहाँ पर ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस 0, इट इज इक्वल टू 1, है ना। इस तरह से यहाँ तुम ऑर्डर निकालोगे, यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा? 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक बेटा। इस तरह से हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। तो अगर ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी से मैच नहीं करा तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। और कोई डाउट है? ओके सर, थैंक यू।
इससे कोई डाउट नहीं बेटा, आगे बढ़े। तो आगे हम लोगों को आज पढ़ना है वेरियस टाइप ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, हम लोगों को बेटा यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो ऑर्डर है उसके बारे में पढ़ना है, उसका कैलकुलेशन करना है। जो ऑर्डर है या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिलेबस में केवल 2 ऑर्डर को पढ़ना है बेटा, 0 ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन देखो बेटा, जो कैलकुलेशन है यहाँ पर डिफरेंशियल रेट लॉ, उसका डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ना होगा बेटा, कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा उसका डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा। सेकंड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड कुछ एग्जांपल्स में इसको देखने होंगे। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन हम लोगों को आज करना है। हम लोग देखेंगे बेटा 1 बाय 1, तो पहले 0 ऑर्डर देख लेंगे, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर देख लेंगे, और 0 1 के बाद हम लोग nth ऑर्डर पर डायरेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि सेकंड थर्ड ऑर्डर है नहीं सिलेबस में, तो हम लोग उसको सिंपली देख लेंगे, उसका एक रिव्यू देख लेंगे। ठीक है, ताकि अगर एक दो क्वेश्चन आ जाए तो उसको कर लिया जाए, कंप्रेंशन में पूछ सकता है। ठीक है, आ जाते हैं बेटा 0 ऑर्डर रिएक्शन पर। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा बेटा कि अगर रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो, ठीक है, कोई ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑर्डर 0 हो तो उसको क्या बोलोगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का रेट उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ना, ए रिएक्शन इज सेड टू बी, यहाँ पे कैसे लिखा गया बेटा ना, इसको लिखोगे 0 ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन इज सेड टू बी 0 ऑर्डर if its rate is independent to the concentration of the reactants. Consider the general equation। ये जनरल इक्वेशन है, यहाँ पर रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, और इस रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। ए का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो या बहुत कम, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, रिएक्शन का रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उसको तुम बोलोगे रेट ऑफ सॉरी 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक बेटा, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। किसी कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछ सकते हैं बेटा कि 0 ऑर्डर रिएक्शन को क्यों बोलेंगे, नहीं है ना? ओके दो सर। सर एक एग्जांपल देना। एग्जांपल है बेटा एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन मेटालिक सरफेस। ठीक है, मेटालिक सरफेस पर अगर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो रहा है तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक बेटा, सर केमिकल रिएक्शन भी तो होनी चाहिए। हाँ, केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पर, मतलब कि इस तरह का ऐसा रिएक्शन होगा वहाँ पर एडजॉर्प्शन। अगर तुमने पढ़ा होगा बेटा एडजॉर्प्शन होता क्या है, जैसे जो मेटालिक सरफेस है, तो वो तो केमिसॉर्प्शन होना चाहिए ना, मतलब। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अगर मेटलिक रिएक्शन तुमने देखा है बेटा, जो मेटल होता है यहाँ पर है ना, तो मैंने बताया था इस तरह से मेटल रहेगा और इसका कुछ वैलेंसी ओपन होता है, इस तरह से अलग अलग वैलेंसी ओपन होते हैं। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर एडजॉर्ब होता है, मतलब यहाँ पर केमिजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, केमिजॉर्प्शन क्या होता है बेटा, केमिकल बॉन्ड बनता है ना। हाँ सर। हाँ, तो अब ये जो रिएक्शन है क्या होगा बेटा, ये जो रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। अच्छा ठीक। और किसी कोई डाउट है बेटा? नो सर। ओके, ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। नोट कर रहा नोट कर लो। इसको मैं डाल दे रहा हूँ। यस सर, कर लिया। ओके बेटा,
तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, इस रिएक्शन का हम लोगों को इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो इसका मतलब इस रिएक्शन का रेट इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें दिया गया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे बेटा टाइम टी इक्वल टू जीरो पर क्या होता है। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर क्या होगा बेटा? टाइम टी इक्वल टू जीरो वो टाइम होता है जब तुमने रिएक्शन को जस्ट प्रिपेयर या फिर जस्ट इनिशिएट किया, है ना। इसका मतलब अगर रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है तो प्रोडक्ट तो जीरो होगा, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल और केवल रिएक्टेंट होगा, है ना। हम लोग अज्यूम करेंगे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, ठीक है। तो A0 क्या है बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। फिर धीमे धीमे जो रिएक्शन है आगे बढ़ेगा, जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो टाइम t इक्वल टू टी पर, ठीक है। एक बीच में इंटरमीडिएट तुमने टाइम लिया t, ये अननोन टाइम t है। इस टाइम पर जो a है, a का कुछ पार्ट रिएक्ट कर जाएगा, है ना। कितना रिएक्ट करे बेटा? x। जितना a रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है बेटा, जो मैंने फिल किया दो लाइन ऊपर से नीचे। टाइम t इक्वल टू जीरो, टाइम t इक्वल टू t। तो यहाँ पर A0 क्या है बेटा? वेयर A0 इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और x क्या है बेटा? x है बेटा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एट टाइम t, ठीक है। टाइम t पर कितना प्रोडक्ट बन रहा है वो है x। A0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इतना तो सबको मालूम है, ठीक है। और जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर रिएक्शन का रेट लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस dA/dt, ठीक बेटा। ये तो तुम्हें मालूम है, फर्स्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि जो डिफरेंशियल रेट है इस तरह से लिखते हो, तो ये तुम्हारा हो गया डिफरेंशियल रेट लॉ। मतलब यहाँ पर जो रिएक्टेंट A है, रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा, इसे तुमने माइनस लगाया। सो माइनस dA/dt इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इतना तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है बेटा। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू A टाइम्स concentration of reactant raised to the power their order। ये सेकंड लाइन सबको मालूम है बेटा? ये कहाँ से आ गया? किसी को डाउट है पूछ लो यहीं पर तुरंत। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट a पावर जीरो। जीरो मैंने यहाँ पर क्यों लिखा बेटा? क्योंकि इस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है, ठीक है। रेज टू द पावर ऑर्डर होता है, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर तुम्हें दिया गया है, ऑर्डर जीरो है, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे जीरो। तो रेट इज इक्वल टू k टाइम्स a पावर जीरो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो रेट इज इक्वल टू k, है ना। तो अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट होता है ना। तो अब यहाँ पर अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए, है ना, अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए यहाँ पर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, इस तरह से अगर तुम एक ग्राफ प्लॉट करते हो, यहाँ पर अगर लिख दिया जाए कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन, और यहाँ पर एक लिख दिया तो अगर तुम्हें लिखा जाए, यहाँ पर लिख दिया जाए कि ये रेट तुम्हारा हो गया रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा बेटा? कांस्टेंट ग्राफ आएगा कि नहीं यहाँ पर? यस सर, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, ये हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। कंसंट्रेशन तुम कितना भी चेंज कर लो,
लेकिन जो रेट है, रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बेटा। कंसंट्रेशन कितना भी तुम इंक्रीज करा लो, है ना, तो रिएक्शन का रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इससे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पर। तो ये तुम्हारा पहला ग्राफ आ गया, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें Yes, किसी को sir. कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर ये एरो पीछे की साइड क्यों लगाया है? क्योंकि बेटा अगर कंसंट अगर तुमने रिएक्टेंट लिया ही नहीं, यहाँ देखो बेटा ये क्या है, अगर ये जीरो हो जाए तो क्या होगा, कंसंट्रेशन जीरो हो गया। अगर रिएक्टेंट जीरो ही नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा ना। ओके तो हाँ, इसलिए मतलब ये डॉट 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 होगा, मतलब कि जीरो पर ये डिफाइन नहीं है ग्राफ। कंसंट्रेशन अगर जीरो हो जाए तो ये ग्राफ डिफाइन नहीं है, ठीक बेटा। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर एक और बार बता दीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या? एक्चुअली मेरा नेट नहीं चल रहा था तो मैंने लेट ज्वाइन किया तो था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा बेटा, अगर किसी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट हो जाए, है ना, ये रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर इफ रेट इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन, दैट रिएक्शन इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कि अगर रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो जाए तो क्या होगा बेटा, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन कुछ भी हो, देखो कंसंट्रेशन तुम इंक्रीज करो डिक्रीज करो, लेकिन रिएक्शन का रेट क्या है, कांस्टेंट है। दिख रहा है बेटा कांस्टेंट लाइन इस तरह से, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट रेट का कोई ग्राफ मिल रहा है, इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ गया बेटा? सर इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे फिर? एग्जांपल मैंने बताया था, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन मेटेलिक सरफेस। बहुत सारे एग्जांपल है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बता दिया, बाकी तुम नेट पर ढूंढो, ढेर सारे एग्जांपल तुम्हें मिल जाएगा जीरो ऑर्डर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया डिफरेंशियल रेट लॉ। तो अब यहाँ पर तुम्हें दो रेट मिल रहे हैं, एक तो तुम्हारा हो गया 1, दूसरा हो गया यहाँ पर 2, है ना। तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, अगेन रेट इज इक्वल टू के टाइम्स जीरो, के टाइम्स ए पावर जीरो, है ना। तो इस दोनों रेट को इक्वेट कर सकते हो ना। सो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे क्या होगा बेटा, लिख सकते हो फ्रॉम। सर सेकंड वाला कैसे लिखा है एक बार दोबारा बताना। रेट लॉ। सेकंड रेट लास्ट क्वेश्चन तुमने पढ़ा होगा बेटा, लास्ट क्लास मैंने बताया था, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। याद रखो, यहाँ पर मैंने बताया था ये सब ना बेटा, Yes, रेट yes, इक्वल yes. टू रेट कांस्टेंट, Yes, बस वहीं से मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके अच्छा डायरेक्ट लिख दिया वहीं से। एक मिनट। सर तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इन दोनों को इक्वल रख के। हाँ बेटा, इंटीग्रेशन करके उसका हम लोग इंटीग्रेटेड रेट ला। इंटीग्रेटेड मतलब होता क्या है ना। इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है कि जो रिएक्शन है उसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। ओके सर। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करना। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक हो गया था, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट into a power 0 that is equal to k. So from equation 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 से देखते बेटा दोनों इक्वेट कर दो। सो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, जो वेरिएबल है वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ए है, यहाँ पर वेरिएबल टाइम है, के कांस्टेंट। तो दो वेरिएबल हो गया, टी के साथ जो होता है बेटा वो वेरिएबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल कंसंट्रेशन और डिफरेंशियल टाइम है, तो दो वेरिएबल हो गए यहाँ पर, कंसंट्रेशन और टाइम। तो टाइम को अलग रखना होगा और कंसंट्रेशन को अलग रखना पड़ेगा इक्वल टू इसके साइन की तरह, ठीक है। सो माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, है ना। इसका मतलब जो तुम्हारा वेरिएबल उस सेपरेट हो चुका है, ठीक है।
तो अगर वेरिएबल सेपरेट होगा तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट बेटा यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर, देखो जो कंसंट्रेशन ए नॉट से ए नॉट माइनस एक्स। हाँ, तो कंसंट्रेशन ए नॉट टू ए नॉट माइनस एक्स तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ रख देंगे। सो कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम ए नॉट टू फाइनल कंसंट्रेशन इज ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है। टाइम कितना बेटा, टाइम 0 to t, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन तुमने पढ़ा होगा बेटा। तो आगे चलते हैं। तो सर एक्स इज इक्वल टू के टी आ गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ए जीरो ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो जो वैल्यूज है वैल्यू को यहाँ पर रखोगे, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है, माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी। तो अब आगे क्या होगा बेटा, यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा, x इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया x इज इक्वल टू के टी। तो x क्या है, x है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एट टाइम t। के यहाँ पर रेट कांस्टेंट और टाइम t। तो यहाँ पर अगर तुम्हें पूछा जाए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट टाइम t, तो टाइम t वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है बेटा क्या है बेटा, x है ना। तो अगर इसमें ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या देगा बेटा, जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू k होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट हो बेटा पूछ सकते हो, डाउट तो नहीं है किसी को? अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। हो सर, डाउट नहीं। ठीक है, ओके बेटा। तो यहाँ चलते हैं, आगे लिखते हैं यहाँ पर। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये ग्राफ तुमने प्लॉट कर लिया होगा अब तक, है ना, लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर टाइम टी क्या बेटा, टाइम टी है कि एक जो प्रोडक्ट तुम्हारा एक्स बन रहा है, एक्स प्रोडक्ट बनने में जो टाइम लग रहा है वो क्या है, तुम्हारा टाइम टी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी तुम टाइम लोगे, टाइम और टी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करोगे, जो स्लोप आएगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप यहाँ पर मिलेगा बेटा रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर तुम रेट कांस्टेंट का यहाँ पर यूनिट निकालना चाह रहे हो तो रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा जो कांस्टेंट के है वो स्मॉल के होगा, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू एक्स बाई के होगा, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ से क्या आ गया, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू एक्स बाई के। तो एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई, हाँ, एक्स बाई टी डिवाइड बाई टाइम। तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। तो यूनिट क्या आएगा बेटा, यहाँ पर यूनिट होगा मोल पर लीटर या फिर मोलरिटी, मोल पर लीटर, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या होगा बेटा, टाइम का यूनिट तुम सेकंड ले सकते हो, सेकंड या मिनट या आवर कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो मोल पर लीटर पर सेकंड ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो याद रखो बेटा, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको याद रखना होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू मोलरिटी सेकंड इनवर्स ऑफ मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कर लो बेटा। ठीक है, तो अब देखो बेटा, यहाँ पर जो हमने इक्वेशन बनाया है ये था तुम्हारा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, जो एक्स है वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इसको रिएक्टेंट के फॉर्म ही बनाने की कोशिश करते हैं। जो रिएक्शन है इसको रिएक्टेंट के फॉर्म में तुम्हें बनाना है इस रिएक्शन को, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हारा A0 है, टाइम t पर जो कंसंट्रेशन है वो हो गया A0 माइनस एक्स। अगेन दिस A0 माइनस एक्स इज रिटेन एज AT। तो AT क्या है बेटा यहाँ पर, सो AT इज इक्वल टू
remaining concentration of reactant at time t। ठीक है, तो टाइम टी पर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो 80 है। तो 80 क्या हो जाएगा बेटा? सो फ्रॉम हियर 80 इज इक्वल टू A0 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ से x को निकालना चाह रहे हो तो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? x इज इक्वल टू A0 माइनस 80 है ना। तो जो फाइनल इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन में हम लोग रख देंगे x का वैल्यू। ठीक है, तो x वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। सो x इज इक्वल टू KT, x इज इक्वल टू KT। अगेन x इज इक्वल टू A0 माइनस 80 इज इक्वल टू KT। ठीक है, तो ये तुम्हारा है इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस इक्वेशन तुम्हें याद रखना है A0 माइनस 80 इज इक्वल टू KT। जो ऊपर वाला रिएक्शन बेटा ये प्रोडक्ट के टर्म्स में है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में वो रिएक्टेंट के टर्म्स में रहेगा। सो A0 माइनस 80 इज इक्वल टू KT इज द रिएक्शन ऑफ और इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 80 क्या है? 80 इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पर एक और ग्राफ प्लॉट करोगे। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ क्या होगा बेटा? वो होगा ग्राफ 80 का। ठीक है, 80 वर्सेस टाइम पर। तो 80 क्या है बेटा? 80 है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, एट टाइम टी। अगर तुम टाइम को जीरो करते हो, जीरो मतलब क्या हुआ? जीरो मतलब हो गया तुम्हारा इनिशियल टाइम। तो इनिशियल टाइम पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज A0। किसी कोई डाउट है बेटा यहाँ पर? तो टाइम नो सर। हाँ, तो टाइम टी इक्वल टू 0 पर जो कंसंट्रेशन है वो A0 हो जाएगा। और जैसे से टाइम इंक्रीज होगा, जैसे से टाइम बढ़ेगा बेटा, जैसे से टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनिशियल कंसंट्रेशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। तो अब यहाँ पर 80 वर्सेस टी कर तुम बनाओगे, थोड़ा सा इसको इक्वेशन को सही कर लेते हैं। सो 80 इज इक्वल टू KT, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। 80 इज इक्वल टू KT, है ना, 80 इज इक्वल टू KT, या फिर थोड़ा सा मैं माइनस KT कर लेते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस A0, मतलब 80 को इस साइड लेते आओ, KT को इस साइड ले चले जाओ, है ना। सो A0 माइनस KT इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। मैं इस बार ले रहा हूँ 80 इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा इतना? तो ये तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये तुम्हारा कांस्टेंट A0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज कांस्टेंट C माइनस mx, है ना। C। तो अब यहाँ पर जो C है वो क्या है? A0 सर माइनस mx माइनस। हाँ, तो यहाँ पर जो m का वैल्यू क्या बेटा? M माइनस हो मतलब, जाएगा ना, है ना। तो जो m है वो माइनस के मतलब नेगेटिव स्लोप है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो कैसा होगा बेटा ग्राफ? इस तरह से आएगा, होगा कि नहीं बेटा इस तरह से? तो टाइम t इक्वल टू 0 पर Yes, जो sir. कंसंट्रेशन वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अब तुम देखोगे ये जो स्ट्रेट लाइन है एक पॉइंट पर x एक्सिस को कट करेगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है। तो जिस पॉइंट Yes, sir. पर ये लाइन x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, उस पॉइंट पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी 0। ये 0 है ना, 0 टू A0, है ना। तो AT यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो किस टाइम पर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा बेटा? अगर AT 0 हो गया इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा भी रिएक्टेंट बचा नहीं है, पूरा पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, है ना। इसको बोलते हैं बेटा कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर तुम्हें T निकालना होगा। तो T कैसे निकलेगा? जब तुम्हारा AT 0 हो जाए। ठीक है, तो इफ AT इज इक्वल टू 0, तो अगर AT तुम्हें 0 रख दिया यहाँ पर, A0 by K। AT इज इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या होगा बेटा यहाँ पर? AT इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू A0 माइनस KT। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा? जो टाइम T है, टाइम T इज इक्वल टू A0 डिवाइड बाई K। तो यहाँ पर किस टाइम पर रिएक्शन कंप्लीट होगा बेटा? A0
डिवाइड बाई के टाइम पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इसका स्लोप क्या देगा बेटा? स्लोप क्या है यहाँ पर? स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। ओके सर। हाँ, तो यहाँ तक नोट कर लो। और किसी कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ तक? नो सर। सर एटी क्या है ये? एटी क्या है बेटा? मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पर एटी। व्हाट इज एटी? रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। सो यार एटी इज इक्वल टू रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। नोट कर लो इसको। मतलब ए नॉट माइनस एक्स। हाँ ठीक। ठीक बेटा, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। नो सर। सर इस टाइम पर x 80 के इक्वल हो जाएगा ना कंप्लीशन टाइम पर? तो अगर कंप्लीट हो रहा है तो x क्या होगा? x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जीरो रख दो, यहाँ पर है ना, A0 80 जीरो हो जाएगा तो मिल जाएगा तुम्हें क्या होगा? 80। ठीक है, तो आगे चल जाते हैं बेटा। यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ इक्वेशन, हाफ लाइफ ऑफ इक्वेशन। इससे पहले बेटा एक चीज और पढ़ना है, यहाँ पे एक ग्राफ आओ देख लेते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ है वो है रेट वर्सेस टाइम। ठीक है, रेट वर्सेस टाइम पर। तो अगर रेट की बात किया जाए तो इस रिएक्शन का रेट बेटा टाइम इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो अगर रेट वर्सेस टाइम का निकाला जाए, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, ठीक है, तो टाइम कुछ भी हो, रिएक्शन का रेट क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। कोई डाउट किसी को नहीं है? ठीक है, तो ये करो भी होगा इस तरह से। हाँ, तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ बेटा ये क्या होगा? यहाँ पर जो वाई इंटरसेप्ट ये क्या होगा? ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये कितना आया था? के। हाँ, ये के होगा क्योंकि है ना, रेट यहाँ पर क्या है? रेट इज इक्वल टू के है। टाइम कुछ भी हो, यहाँ पर जो रेट बेटा रेट कांस्टेंट होगा, रेट का यहाँ पर के। सर इसमें भी डॉट डॉट आएगा ना शुरू में? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर टाइम अगर जीरो होगा तो रेट क्या होगा? जीरो होगा। तो टाइम जीरो पर रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं होगा, है ना। आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस सर। हाफ लाइफ टाइम, देखो बेटा हाफ लाइफ टाइम क्या होता है ना। तो द हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बी 50% complete. It is also defined as the time during which the concentration of reactant is reduced to 1/2 to its initial concentration. तो पहले तो इसको नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? ये हर एक रिएक्शन के लिए डिफाइन है। ठीक है, चाहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, है ना, हर एक ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये डिफाइन है। इसको नोट कर लो पहले, हाफ लाइफ टाइम का डेफिनेशन। ठीक है, नोट कर लिया होगा? नो सर अभी नहीं किया। नोट कर। नो सर। ओके, देखो बेटा जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है, जैसे तुमने यहाँ पर ऐसे लिखा ए गिव्स प्रोडक्ट पी। ठीक है, तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन था वो ए जीरो था, है ना। तो टाइम टी इक्वल टू टी पर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो कितना हो गया था बेटा? 80। ये तुम्हारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो टाइम टी इक्वल टू टी पर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो 80 हो गया। लेकिन तुम्हें टाइम टी इक्वल टू टी पर नहीं जाना है, तो जो टाइम टी है यहाँ पर टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ पर जाना है। तो टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ क्या होगा?
T half is the time at which remaining concentration of reactant becomes to the half to its initial concentration, है ना? ये होगा T half। समझ में आ रहा है बेटा? जीरो मतलब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है, टाइम t इक्वल t मतलब एट टाइम t इक्वल टू t concentration remaining concentration of A will be 80, and at time t equal to t half remaining concentration of reactant will be half to the initial concentration। मतलब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है? तो ये लिखा हुआ है हाफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बी 50% कंप्लीट। तो रिएक्शन जब 50% कंप्लीट होगा तो कंसंट्रेशन कितना बचेगा? आधा बचेगा इनिशियल का, है ना? आधा अगर कंप्लीट हो गया तो आधा ही तो बचेगा। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is reduced to 1/2 of its initial concentration। ये होता है हाफ लाइफ टाइम, और ये हाफ लाइफ टाइम हर एक रिएक्शन के लिए डिफाइन है, चाहे जीरो ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे nth ऑर्डर रिएक्शन। हाँ बेटा बोलो। सर ए 0/2 कंसंट्रेशन जरूरी है कि हाफ टाइम में ही होगी, मतलब T/2 में ही होगी? बिल्कुल, उस टाइम को तुम T हाफ बोलोगे, ठीक है? जिस टाइम का हो सकता है तो ये टाइम कुछ दूसरा हो, लेकिन जो टाइम यहाँ पर आएगा, ठीक है, उस टाइम तुम क्या बोलोगे? उस टाइम को टोटल टाइम का हाफ रहेगा ना? नहीं टोटल टाइम नहीं बेटा, यहाँ पर टी सबस्क्रिप्ट है, ये टी सबस्क्रिप्ट इस तरह से है, ठीक है? एंड टी हाँ, एंड दिस टी 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 ऑफ टी। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर, यही डाउट था। इसको नोट करिए, ये बेटा सबस्क्रिप्ट है। यहाँ पे जो टी है इसको इस तरह से लिखा था T1/2, जो टी हाफ इसको T1/2 से रिप्रेजेंट किया है, कभी कभी इसको T/2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी इसको T 50% से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी कभी इसको T 0.50 से भी। बेटा इस तरह से नोटेशन अलग अलग है इसका, ठीक है? तो ये चारों नोटेशन नोट कर लेना इसको। टी हाफ इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये परसेंट है यहाँ पर। सर तो ये हाफ टाइम मतलब हाफ टाइम के लिए ये सारी वो नोटेशन? हाँ ये हाफ टाइम का है, ठीक है? हाफ लाइफ टाइम का नोटेशन है ये सर A0 माइनस 80/2 नहीं हो सकता? अब चलते हैं बेटा, अब उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन में रख देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन मैंने क्या बनाया था बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन A0 माइनस 80 इज इक्वल टू KT। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है, ठीक है? एट टी हाफ, है ना? एट हाफ लाइफ टाइम, एट हाफ लाइफ टाइम T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? T 1/2 हो जाएगा, एंड रिमेनिंग कंसंट्रेशन 80 विल बी हाफ टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना? तो ये सब वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दोगे, ठीक है? इस इक्वेशन में रख देते हैं हम लोग। तो अब आ जाते हैं बेटा, इस इक्वेशन रखने के बाद क्या बन रहा है तुम्हारा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन? तो ये हो जाएगा A0 80 का वैल्यू हो जाएगा बेटा 1/2 A0 इज इक्वल टू K, T कितना जाएगा बेटा? T हाफ हो जाएगा, ठीक है? सो हाफ लाइफ टाइम T हाफ, इसके लिए तुम्हें सॉल्व करना, तुम्हें हाफ लाइफ टाइम निकालना है। सो हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, फुल में से हाफ डिडक्ट करोगे तो हाफ बचेगा। सो 1/2 A0, है ना, डिवाइड बाय K। थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करें तो क्या हो जाएगा बेटा? A0/2K। तो हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू A0 डिवाइड बाय 2K होगा, इसको याद रखना है ना? हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू A0 डिवाइड बाय 2K। इसका मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करोगे, जो T हाफ है वो चेंज होगा कि नहीं? देखो यहाँ पर T हाफ इज इक्वल टू A0 डिवाइड बाय 2K। अगर इसमें ग्राफ प्लॉट किया जाए, ग्राफ इसमें प्लॉट कर रहा है बेटा, ग्राफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन A0 वर्सेस T हाफ, ठीक है? तुम इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो T हाफ क्या होगा बेटा? वो भी चेंज होगा। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो हाफ लाइफ टाइम भी इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है? तो इस ग्राफ को भी नोट कर लोगे। सो टी हाफ, ये जो कर्व है बेटा, ये हाफ लाइफ टाइम का कर्व है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ यू आर इंक्रीजिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन देन टी हाफ विल आल्सो इंक्रीज। और यहाँ पर जो स्लोप आएगा, स्लोप इज इक्वल टू, है ना,
स्लोप इज इक्वल टू 1/2k। नोट कर लो बेटा, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर के कौन सा कांस्टेंट है यहाँ पर? कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऊपर लिख दो यहाँ पर, अच्छा ठीक है। वेयर k इज इक्वल टू, है ना, यहाँ लिख लो, वेयर k इज इक्वल टू रेट, यहाँ पर स्मॉल k है, ठीक है, वेयर रेट इज इक्वल टू k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर k क्या होगा, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ग्राफ बना लो बेटा, नोट कर लिया बेटा पूरा, या फिर छूट गया है, मिस हो गया कुछ? सर कर लिया। ओके, तो क्वेश्चन करें हम लोग कुछ। कर लिया। सर ऊपर जो A0 वर्सेस T, AT वर्सेस T वाला ग्राफ था, 80 वर्सेस टी ये वाला, हाँ बोलो। ये सही से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे जहाँ पे ये मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को। हाँ बेटा, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट जहाँ पे ये मीट कर रहा है, जहाँ पर डॉट लाइन एक्सिस को कट कर रहा है, वहाँ पे क्या होगा, 80 इक्वल टू 0। तो 80 0 कब होगा, 80 0 कब होगा बेटा, जब तुम्हारा रिएक्शन, जो तुम्हारा रिएक्टेंट है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। 80 इक्वल टू 0 होगा मतलब रिएक्टेंट 0 हो गया है ना, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर रिएक्टेंट 0 हो गया इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सो दिस टाइम t इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम ऑफ रिएक्शन ना, कंप्लीशन टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस टाइम पर जो रिएक्शन हो कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। नोट कर लिया होगा बेटा सबने, क्वेश्चन करें अब। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन कर लेते बेटा। यहाँ जो कैलकुलेशन है बेटा सब हो गया, देखो जो ऊपर मैंने लिखा था कैलकुलेशन करा था, डिफरेंशियल रेट लॉ है ना, जो डिफरेंशियल रेट लॉ है उसको तुमने देख लिया कि डिफरेंशियल रेट लॉ होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फिर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियल कर्व, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड एग्जांपल्स। तो आते हैं एग्जांपल पर बेटा, तो एग्जांपल को देख लेते हैं, इस रिएक्शन का जो एग्जांपल है। ठीक है सर एक मिनट सर, आप वापस दिखा देंगे टी हाफ वाला, वो एक्चुअली एक चीज रह गई उसमें। नोट कर लो, टी हाफ वाला ग्राफ दिखा दीजिए, और स्क्रॉल करो नीचे। ग्राफ सर, ग्राफ। ओके, ग्राफ ये बगल में है। ओके सर। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। When plotted a graph of concentration versus time for zero order reaction, then the value of slope is। तो यहाँ क्या बोल रहा है बेटा, when you have plotted a graph, है ना, यहाँ तुम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, इसके बीच में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो ये ग्राफ मैंने प्लॉट करा दिया है ना बेटा। तो क्या होगा यहाँ पर, देन द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा बेटा, यहाँ पर स्लोप माइनस आता था ना बेटा, इस तरह से माइनस के, है ना, माइनस के। तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, रेट ऑफ रिएक्शन A gives B is R is equal to K A0. The initial concentration of reactant is K mole per decimeter cube. The half life of the reaction is।
तो अब इस रिएक्शन को देखो बेटा, है ना, यहाँ A/2 के सर। देखो बेटा यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया R इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर जो डिफरेंशियल रेट लॉस या फिर रेट लॉस दिया गया K टाइम्स A⁻0, है ना। तो अब यहाँ पर तुम्हें मालूम चल गया कि ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है बेटा, जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो यही से तुम्हें मालूम चल गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जितनी भी इक्वेशन है सब वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। तो अभी क्वेश्चन रखकर सॉल्व कर लोगे, है ना, तो आंसर आ जाएगा। तो जो यहाँ पर आएगा बेटा, है ना, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 80 सेंटीमीटर, द हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ जो T हाफ है कितना होगा बेटा, T हाफ इज इक्वल टू A0 डिवाइड बाई 2 के, अभी लिख रहा था कुछ देर पहले ही, जस्ट अभी निकला हुआ था ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको देखो, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 100%, मतलब कि यहाँ पर A0/K, हाँ, है ना, ये हो गया होगा बेटा। सर लेकिन इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमें बता ही नहीं रखी कि A है। कितना भी हो, तुम्हें कांस्टेंट K का भी तो वैल्यू नहीं मालूम बेटा, यहाँ कांस्टेंट के टर्म पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे लिख, ठीक है, तो ये ऑब्वियस है बेटा कि जो A मतलब क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। इतना हम लोग लड़ाई नहीं करें क्वेश्चन से ना बेटा, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर अभी आईटी में पूछा नहीं गया है ना बेटा ये। तो ओके सर। आईटी में अगर पूछेगा तो वहाँ पर क्लियर जो है डिफाइन करेगा कि A क्या है यहाँ पर, या A0 क्या है, या कांस्टेंट K क्या है। तो स्टैंडर्ड यहाँ पर तुमने अभी जस्ट पढ़ा हुआ, तो यहाँ पर लिखने कोई मतलब नहीं है कि A0 क्या है या A क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when T half of a zero order reaction at initial concentration 6 into 10 power minus 3 molar is 1 minutes at 27 degrees Celsius, the rate constant at 27 degrees Celsius in mole per decimeter cube per second is, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो बेटा इसको। ओके सर। सॉल्व हो जाएगा बेटा। यस सर, आ गया। हो गया सर, आ गया सर। देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया इनिशियल कंसंट्रेशन A0 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोलर, ठीक है। M मतलब मोलरिटी यहाँ दिया गया, M मतलब मोलरिटी। तो T हाफ कितना है, T हाफ इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। तो T हाफ यहाँ पर 1 मिनट दिया है, तो इसको सेकंड में कर दोगे कितना हो जाएगा बेटा, 60 सेकंड। यस सर। तो क्योंकि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन यहाँ पूछा गया बेटा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड पूछा, तो उसको तुमने 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो T हाफ इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो T हाफ इज इक्वल टू A0 डिवाइड बाई 2K, यहाँ पर वैल्यूज को रख दोगे। सो T हाफ इज इक्वल टू A0 दिया गया 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 2,
यहाँ पर क्या हो जाएगा? भी दिया हुआ है। हाँ, तो टी हाफ को यहाँ रख देते हैं, टी हाफ यहाँ दिया है 60 सेकंड, इसको रख दो तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो k इज इक्वल टू, है ना, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁵। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सर इसका टेम्परेचर पे भी कोई डिपेंडेंस होता है जो हमें दिया बेटा हुआ है? यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब भी हम लोग किसी भी काइनेटिक्स का स्टडी करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर करते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो जो रेट कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा, पूरा पूरा कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो मैं देखना पड़ेगा टेम्परेचर और कांस्टेंट है यहाँ पर, है ना। वैसे जो तुम्हारे सिलेबस है बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर ही देगा, टेम्परेचर वेरी नहीं कराएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रहे जो रिएक्शन काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर करते हैं। ओके सर। ओके सर। आ जाते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर, ठीक है। ये तुम्हारा हाफ लाइफ टाइम हो गया। आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। एक मिनट का थोड़ा सा इसको स्पेस ले लें यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आ जाओ बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? A reaction is said to be first order reaction. The rate of reaction depends on concentration, depends upon concentration terms only. बहुत सा गड़बड़ यहाँ लिखा हुआ है तो सही कर लेना। Rate of reaction is said to be first order if the rate of reaction depends only upon concentration. Only upon concentration terms, ठीक है। तो अगर रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब जो रेट का ऑपरेशन है वो कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन तुमने ले लिया, जो रिएक्शन बेटा ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्कुल जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह चलोगे यहाँ पर, ठीक है। जिस तरह जीरो ऑर्डर रिएक्शन था उसी तरह से यहाँ पर भी चलोगे, ठीक है। तो चल लेते हैं बेटा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन था यहाँ पर भी तुम क्या लोगे, A0 लोगे, और टाइम t इक्वल टू 0 पर जो प्रोडक्ट बना बेटा वो 0 बनेगा, ठीक है। जो रिएक्शन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो प्रोडक्ट अभी 0 फॉर्म हुआ होगा। तो टाइम t इक्वल टू t पर A0 माइनस x, है ना, ये लिखा था। एंड टाइम t इक्वल टू t पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A विल बी 80, ठीक है। इतना तो किसी को डाउट नहीं होगा। जो A0 माइनस एक्स दैट इज अगेन इक्वल टू 80। अगर यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम भी ले लिया जाए टी हाफ, सो एट टी हाफ क्या होगा बेटा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बचेगा, कितना होगा बेटा, 80 हाफ A0 डिवाइड बाई 2, है ना। So at half lifetime remaining concentration of A will be A0 divided by 2, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल इन दोनों के लिए देखेंगे, इसका भी कोई काम नहीं है, बाद में देख लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस DA/dt, है ना। ये डिफरेंशियल रेट वाला है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज अगेन इज इक्वल टू माइनस DA/dt। इसमें किसी कोई डाउट है बेटा? ये फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस DA/dt। यहाँ माइनस को आया क्योंकि कंसंट्रेशन एक और डिक्रीज होगा टाइम साथ रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के साथ यहाँ पर हमेशा क्या आता है, माइनस साइन आता है। अगेन यहाँ क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन से लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, है ना, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A⁻1, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ A⁻1, 1 को लिखा नहीं जाता, मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है 1 है ना, लिखोगे सिंस ऑर्डर इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब दोनों रेट को इक्वेट कर दोगे, एक किया था पहले तुमने जीरो ऑर्डर में भी, तो रेट को इक्वेट करो तो क्या बनेगा,
ना। सो फ्रॉम 1 and 2 माइनस dA by dt इज इक्वल टू k टाइम्स a, ठीक है। फिर वेरिएबल को सेपरेट करोगे, यहाँ पर दो वेरिएबल, एक है कंसंट्रेशन, दूसरा है टाइम। तो कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन साइड कर दो, टाइम को एक साथ कर दो यहाँ पर। तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से तुम्हें मिलेगा dA बाई a इज इक्वल टू माइनस k dt। माइनस को मैंने इस साइड मिला दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है बेटा? सर ये तो लॉग में आ रहा है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है कि नहीं बेटा? डाउट तो नहीं होगा यहाँ तक? नो सर। हाँ, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे, वेरिएबल सेपरेट हो चुका, k कांस्टेंट है तो k इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करोगे तो अब लिमिट क्या लगाओगे बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था a0, फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा बेटा? a0 माइनस, हाँ नहीं, a नॉट माइनस 80 नहीं होगा, a नॉट माइनस x होगा। एंड m नॉट माइनस x इज इक्वल टू 80, ये तो 80 है, a नॉट माइनस x इज इक्वल टू 80 है ना। तो मैंने यहाँ पर a नॉट माइनस x रख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जो इंटीग्रेशन का क्या होगा बेटा? ln x है ना, 2.303 log 10। ln के टर्म्स बता देते हैं बेटा क्या होगा ln के टर्म्स में, नेचुरल लॉग के टर्म में। तो अगर dx बाई x है, dx बाई x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? ln x है ना। तो इसी को यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब इसको यूज करोगे तो क्या आएगा? ln, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ a, वेरिएबल यहाँ पर a है, तो कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है बेटा? a0 से a0 माइनस x दैट इज इक्वल टू माइनस k dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t आ जाएगा, kt, ठीक है। और जो वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर ln a0 माइनस x डिवाइड बाई a0 हो जाएगा, ये यस इक्वल टू माइनस kt। पास इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब और सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा? ln a0 डिवाइड बाई a0 माइनस x इमोट नहीं बेटा, ब्रैकेट है, इज इक्वल टू kt, है ना। जो माइनस है, माइनस तुमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, इस साइड लेते आए बेटा, तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया गया है। तो अगर यहाँ -1 है तो -1 से फॉर्म चला जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे किसी कोई डाउट पूछ सकते हो? नो डाउट सर। ओके, तो ये आ गया बेटा। तो अब यहाँ पर तुम्हें सॉल्व करना है टाइम t के रिस्पेक्ट में। सो टाइम t इज इक्वल टू k टाइम्स ln a0 डिवाइड बाई a0 माइनस x, ठीक है। अगेन अगर ln को log में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.303 आ जाता है ना। उसी का कोड यहाँ पर 1/k होगा, फिर 1/k, हाँ ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ लगा दोगे। सो टाइम t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k log ऑफ a0 डिवाइड बाई a0 माइनस x, ठीक है। और इस इक्वेशन को तुम्हें याद रखना है। जो इक्वेशन मैंने बनाया अभी को, फाइनल इक्वेशन, इसको याद रखना है। इसको नोट कर लो बेटा, फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं इसका। ओके, तो है तो लोगों ने कर लिया होगा। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ग्राफ बनाना है तुम्हें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है। तो कंसंट्रेशन किसका होगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो अगर तुम रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओगे तो ये लॉगरिथमिक कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ जो लॉगरिथमिक कर्व है वो है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए जो लॉग के टर्म है उसी को तुम यूज करोगे, ठीक है।
तो हम लोग डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज करेंगे। आप देखो मैं इस इक्वेशन को, जो प्रॉब्लम इक्वेशन इसी को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, KT इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ A0 डिवाइड बाई A0 माइनस एक्स। ठीक है, अगेन KT इज इक्वल टू 2.303 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जो है 2.303 से डिवाइड कर दो, 2.303 इज इक्वल टू log m बाई log n का फॉर्मूला यूज करो यहाँ पर, log A0 माइनस log ऑफ A0 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर log A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज कांस्टेंट। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, log A0 माइनस एक्स दैट इज 80 है ना। तो ये क्या है बेटा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन दैट इज 80, यही तो 80 है बेटा, A0 माइनस एक्स। याद आ रहा है सबको बेटा 80 है ना। यस सर। ओके, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, log A0 माइनस log 80 इज इक्वल टू 80 by 2.3 80 डिवाइड बाई 2.303। अब इसको लीनियर ग्राफ में चेंज कर देते हैं। तो कंसंट्रेशन तुम्हारा ये जो वेरिएबल कंसंट्रेशन हो जाएगा log 80 है ना। तो इसको इस साइड ले तो इसको इस साइड लेते आओ, तो हो जाएगा log ऑफ 80 इज इक्वल टू log A0 माइनस log A0 माइनस KT डिवाइड बाई 2.303। ठीक है बेटा, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, ठीक है, स्लो चल रहा है नेट, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ रहा होगा है ना। यस सर। यस सर। तो ये तुम्हारा है वेरिएबल y, ये हो जाएगा कांस्टेंट, और ये हो जाएगा mx। तो यहाँ पर स्लोप क्या है बेटा, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस k by 2.303। 2.303। ठीक है, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं बेटा। तो अगर इसको ग्राफ को प्लॉट करोगे तो y एक्सिस पर क्या होगा, y इज इक्वल टू log 80 है, तो जाएगा log 80, log 80 हो जाएगा। x एक्सिस पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर टाइम t। ठीक है, log 80 वर्सेस t ग्राफ हो जाएगा। तो log 80 वर्सेस t क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। देखो ये स्ट्रेट y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पर जो स्लोप है क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। स्लोप यहाँ पे कितना आ रहा है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के है ना, माइनस के डिवाइड बाई 2.303। y इंटरसेप्ट कितना होगा यहाँ पे, जो y इंटरसेप्ट है log A0, जो y इंटरसेप्ट है वो जाएगा log ऑफ A0 है ना। क्या ये स्ट्रेट लाइन, तुम इसको एक्सट्रापोलेट करोगे ये x एक्सिस को कट करेगा इस तरह से। तो अगर इसको x एक्सिस पे कट करा रहा है, इसका मतलब log 80 0 हो जाएगा है ना। अगर ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन अगर टाइम एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो इस पॉइंट पर log 80 विल बी 0। सर कट नहीं करेगा है ना। तो अगर log 80 इक्वल टू 0 करोगे, इसका मतलब जो तुम्हारा इक्वेशन है वो 80 इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम विल बी इन्फिनिटी। तो यहाँ जो टाइम है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, कैसे आप देखो यहाँ पर 80 क्या है, देखो A0 माइनस एक्स यही 80 है, तो A0 डिवाइड बाई 80 मतलब 0, A0 डिवाइड बाई 0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर log इन्फिनिटी का निकालोगे, log इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफाइन नहीं है। इसका मतलब जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी होगा है ना, टी यहाँ पर टेंडेड टू इन्फिनिटी होगा। ठीक बेटा, तो इन्फिनाइट टाइम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है बेटा, ये मैंने कहाँ से निकाला, टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
सर फिर से- डिराइव फिर- करके बताना एक बार वो इन्फिनिटी हाँ, कैसे बिल्कुल। आएगा? देखो बेटा, जो टाइम टी है, टाइम टी इज इक्वल टू, है ना, 1/k ln a0 डिवाइड बाई a0 माइनस एक्स, ये होता है बेटा, ये निकाला था अभी कुछ देर पहले। यस सर, यस। फिर से देखो, a0 माइनस एक्स है क्या, a0 माइनस एक्स इक्वल टू 80, ये तो है, यहाँ रख दोगे t इज इक्वल टू 1/k ln a0 डिवाइड बाई 80, ठीक है। तो जब ये लाइन टाइम एक्सिस को कट करेगा, इस पॉइंट पर 80 का वैल्यू कितना होगा बेटा, 0 होगा कि नहीं? यस सर। जो 80 है वो 0 हो जाएगा, है ना, 80 0 हो जाएगा। अगर 80 तुम 0 रखोगे, अगर डिनोमिनेटर को 0 रखोगे, ठीक बेटा, तो ln a0 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। Yes, t इज sir. इक्वल टू 1/k ln a0 डिवाइड बाई 0, और a0 डिवाइड बाई 0 क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी, है ना? यस सर। इसका मतलब ये डिफाइन नहीं है। सर लॉग इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होता क्या? इन्फिनिटी होता है बेटा, इन्फिनिटी क्या डिफाइन है बेटा, क्या इन्फिनिटी तुम डिफाइन कर पाओगे? नो सर। तो वही है इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड, मतलब इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। सर एक्स एक्सिस पे ए नोट थोड़ी 0 होगा, log 80 0 होगा ना, मतलब X 80 axis- थोड़ी 0 होगा। log 80 विल बी 0, तो यहाँ पर जब log 80 इक्वल 0 मीन्स क्या होगा, log 80 ना, log 80 इक्वल टू 0, है ना। तो दोनों साइड एंटी लॉग लगो तो क्या होगा बेटा, क्या आएगा बेटा, 80 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि log 0 ही 0 होता है, इट इज इक्वल टू log 0। log 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो log 80 इज इक्वल टू log 0, तो इसका मतलब, यस सर। ठीक है। इससे कोई डाउट है यहाँ तक? सर ग्राफ में डॉट्स क्यों लगाए आपने? यहाँ पे बेटा डॉट क्यों लगाया है, कौन बताएगा, कोई बताएगा बेटा तुम लोगों में से? सर वो सर, कभी infinity पहुंचेगा पे नहीं वहाँ पे। पे जा रहा है। इन्फिनिटी पे कभी नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। इसका मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन है कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, यहाँ पर टी एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। कब कट करेगा बेटा, इनफाइनाइट टाइम, और इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर डॉट 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 लगाया गया है, ठीक है। ओके अब सर। क्यों नहीं कट करेगा, यहाँ मैंने इसको डराइव किया, मैंने बताया यहाँ पर ना, इसलिए यहाँ पर ये कट नहीं यस करेगा। सर। सर तो यानी इसका एग्जांपल रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो जाएंगी? बिल्कुल सही, रेडियो एक्टिव रिएक्शन जितने भी है क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तुमने पढ़ा होगा कुछ देर पहले ही ना, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, वो भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। सुक्रोज, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, वो भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से जितने भी रिएक्शन है कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ढेर सारे इसके एग्जाम्पल है। तो और कोई डाउट बेटा यहाँ पर नहीं है? डाउट है तो आगे चलते हैं। हाफ लाइफ टाइम, तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम हेडिंग डालोगे बेटा, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। और हाफ लाइफ टाइम को से रिप्रेजेंट करते हो T1/2 से। तो एट टी हाफ लिखोगे, एट टी हाफ, है ना, एट टी हाफ AT will be equal to A0 divided by 2, ठीक है। ये लिखोगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करोगे, ठीक बेटा। तो क्या आएगा यहाँ से बेटा, इसे क्वेश्चन रख दोगे जो फाइनल तुम्हारे क्वेश्चन बना हुआ है ना, इस वाले क्वेश्चन में। सो टाइम t इज इक्वल टू 1/a। हाँ बेटा बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर आपने जो ऊपर लिखा है log 0 is equal to 0, हाँ, सर लेकिन log 0 तो डिफाइंड ही नहीं होता। क्या बात कर रहे हो सर माइनस लॉग इन्फिनिटी लिखा है वो। यहाँ पे बेटा log 0 का वैल्यू क्या होता है, log 0? सर log 1 0 होता है ना। हाँ, log 1 का वैल्यू अगर log 0 तो क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर log 80, यहाँ पर log 80 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो रहा है ना, यहाँ पर तो इन्फिनिटी हो जाएगा।
यस सर। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये डॉट डॉट मतलब कट नहीं करेगा ना बेटा, मतलब यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, ये समझो यहाँ पर। ठीक है, तो छोड़ दो यहाँ पर, अगर गड़बड़ लग रहा है तो छोड़ दो, यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो चलो सर यहाँ हमने पर 80 0 कैसे ले लिया फिर? क्या बेटा, log 80 यहाँ पर 0 हो जाएगा, log 80 का वैल्यू 0 हो जाएगा ना यहाँ पर। जब log 80 0 हो जाएगा तो 80 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब define 1 नहीं सर होगा। 1 हाँ, क्या log 1 इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो log 80 0 है तो 81 होना चाहिए। log 80 इज इक्वल टू 0, तो 80 क्या यस होगा, सर, 1। यस सर, e की पावर 0 1 होता है। ये एक्सपोनेंशियल कर्व का है, ये लॉगरिथमिक कर्व है ना बेटा। अच्छा, ये नेचुरल लॉग तो है ही नहीं, कोई भी लेकिन सर कोई भी बेस वाला लॉग हो उसमें तो log 1 की वैल्यू 0 ही होती है। log 0 की वैल्यू क्या होगा, log 0 की वैल्यू तो सर डिफाइंड ही नहीं है। नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। सर प्लस माइनस माइनस से जीरो इंफिनिटी हो। 0 प्लस माइनस तो माइनस इन्फिनिटी हो जाती है। तो log 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ठीक है, मैं इसको दूसरी तरह से एक्सप्लेन कर दूं उसको। चलो ये मैं यस इसको मैं दूसरी तरह से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से देखो, यहाँ पर मैं इसको, ठीक है, मैं फिलहाल के लिए पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ उस पर। ठीक है बेटा, पहले मैं इसको दिखा दूं। ठीक है, ये तो आसान है, इसको देख लो तुरंत, फिर मैं ऊपर जाता हूँ। ठीक है, कि कैसे वहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो टाइम t इज इक्वल टू t हाफ हो जाएगा, टाइम t हाफ इज इक्वल टू t 1/2 हो जाएगा। तो इसको रख दोगे तो t इज इक्वल टू तो 2.303 डिवाइड बाई k log a0 डिवाइड बाई a0 माइनस x, है ना। तो वैल्यू यहाँ रख दोगे तो t 1/2 एट t हाफ t 1/2 हो जाएगा। t 1/2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k log ऑफ a0 डिवाइड बाई a0, रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस a0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये रखोगे। x क्या बेटा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, मतलब कितना कंज्यूम हो चुका है, तो आधा कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन t हाफ पर। तो a0 माइनस a0 डिवाइड बाई 2, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस साइड 2 आएगा। तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 k इंटू लॉग ऑफ 2। ठीक है, और लॉग 2 को यहाँ रख कर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k। ये तुम्हें याद रखना है बेटा, है ना। यहाँ पे जो फार्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेस, t 1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k। इसको नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा t हाफ का वैल्यू। ओके, यस सर। तो आगे चल देते हैं बेटा कि यहाँ पर कैसे वो हो गया, डिफाइन क्यों नहीं है। तो फिर से मैं फर्स्ट वाला लिख रहा हूँ यहाँ पर, फर्स्ट वाला रिएक्शन t इज इक्वल टू 1/k ln a0 डिवाइड बाई a2। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं किसी को? किसी कोई डाउट है? No, sir. ये No. जस्ट डिराइव किया है। ठीक है, No, sir. तो अब यहाँ पे लॉग का जो प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा kt इज इक्वल टू ln a0 डिवाइड बाई at, है ना। अगेन kt इज इक्वल टू ln, बेटा यहाँ पर एंटी लॉग ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहीं पर जस्ट हम लोग एंटी लॉग ले लेते हैं। तो अगर एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, e पावर kt इज इक्वल टू a0 डिवाइड बाई 80। ये होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। थोड़ा बेटा तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा, 80 डिवाइड बाई a0 इज इक्वल टू e पावर माइनस kt। ठीक है, e पावर माइनस kt। तो अगर तुम 80 को लिखते हो तो 80, सो 80 इज इक्वल टू
A0 e पावर माइनस KT, ये आ रहा है सबका? यस सर। इतना आ गया तो अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर तुम्हें ग्राफ सर एक बनाना है, नोट कर लें। नोट कर लो। नोट कर लो। तो अब यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट करना है दैट इज AT वर्सेस T, है ना। ये AT हो गया तुम्हारा y इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट मैंने C ले दिया कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट इनटू e पावर माइनस kx टाइप ऑफ ग्राफ है। ये ग्राफ ने प्लॉट किया होगा मैथ में या फिजिक्स में, इस टाइप का ऐसे सर्किट चल रहा है तुम लोग या कंप्लीट हो गया ऐसी फिजिक्स में? सर अभी स्टार्ट नहीं हुआ इसी सर्किट। तो वहाँ पर भी तुमने इस टाइप का जो कर्व है ग्राफ प्लॉट किया होगा फिजिक्स में, मैथ में ये प्लॉट किया कि नहीं इस टाइप का कर्व? तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल कर्व है, तो एक्सपोनेंशियल कर्व कुछ इस तरह से आता है बेटा, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा, है ना। मतलब y 0 कब होगा? y 0 कब होगा बेटा? यहाँ पर जब ये e पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाए, है ना। e पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? तो पढ़ा होगा तुमने मैथ में, e पावर किसी भी कोई भी नंबर हो, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो क्या होता है? 0 हो जाता है। तो e पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि माइनस kx मस्ट बी इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब कि ये हुआ कि जो टाइम है, टाइम मस्ट बी इन्फिनिटी। इसका मतलब जो टाइम एक्सिस है वो एसिम्प्टोट होगा, मतलब ये इन्फिनिटी पर जाकर टाइम एक्सिस को टच करेगा। समझ में आ रहा है बेटा ये, या नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर। आ रहा है सर। ओके, ये ग्राफ सबको समझ में आना चाहिए बेटा, है ना। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बेटा? A0, ठीक है। जब टाइम t इक्वल टू, देखो यहाँ पे तुम प्लॉट कर सकते हो इस ग्राफ को, है ना। तो अगर टाइम t इक्वल टू 0 हो, यहाँ पे देखो टाइम जब तुमने स्टार्ट किया था टाइम t इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर t इक्वल टू 0। तो अगर टाइम t इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ पर, सो AT इक्वल टू A0 e पावर माइनस k टाइम्स 0। तो किसी भी नंबर पावर 0 करो तो 1 आ जाएगा, सो AT इक्वल टू A0 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है 0 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे तुम टाइम बढ़ाओगे, किसी भी नंबर पावर अगर नेगेटिव यहाँ पर एक्सपोनेंट है तो वैल्यू डिक्रीज होगा, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा ये, ठीक है। कब 0 होगा बेटा? इनफिनाइट टाइम पर ये 0 होगा, है ना। 0 कब होगा बेटा? जब AT अगर 0 दोगे, AT इज इक्वल टू 0, ठीक है। इट मीन 0 इज इक्वल टू A0 e पावर माइनस KT। तो यहाँ से क्या निकलेगा? t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इनफिनाइट टाइम पर ये 0 होगा, ठीक है। ये सेकंड वे से मैंने यहाँ पर बता दिया तुम लोगों को, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है, उसको नोट करना। डन सर। ओके, तो अगर बात किया जाए यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम का, जो तुम्हें हाफ लाइफ टाइम निकाला यहाँ पर टी हाफ, तो टी हाफ कितना था बेटा? मैं अभी सॉल्व किया था कुछ देर पहले। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, है ना। इसका मतलब जो टी हाफ है, टी हाफ इज कांस्टेंट, मतलब 0.693 क्या कांस्टेंट है, डिवाइड बाय के तुम्हारा रेट कांस्टेंट है। तो टी हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। लिखोगे टी हाफ इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर इस तरह से टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट किया जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन को तुम A0 से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। कहीं कहीं पर ये A लिखा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टी हाफ क्या होगा? थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा, इस तरह से कांस्टेंट ग्राफ आएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट रहेगा, ठीक बेटा। इसको नोट कर लो।
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पर सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर देखो यूनिट तुम्हें रेट कांस्टेंट निकालना है, तो यहाँ पे यही से तुम निकाल सकते हो, या फिर तुम पिछले रिएक्शन से भी निकाल सकते हो। तो टाइम t इक्वल टू 1/k ln k0 डिवाइड बाई 80 है ना। तो जो लॉग के अंदर जो टर्म होता है वो यूनिटलेस होता है, तो ये यूनिटलेस हो गया। ये तुमने पोजीशन पढ़ा होगा, लॉग के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होता है वो यूनिटलेस होगा, तो ये लॉग है यूनिटलेस होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें k निकालना हो तो k के यूनिट क्या आएगा, पर टाइम, टाइम इनवर्स है ना। चलो जो टाइम k है, k इज इक्वल टू 1/t मल्टीप्लाइड बाई समथिंग समथिंग, तो जो k का यूनिट आएगा, k का यूनिट क्या आएगा बेटा यहाँ पर टाइम, टाइम इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम इनवर्स क्या हो, सेकंड हो सकता है, आवर हो सकता है, यहाँ पर मिनट हो सकता है ना। तो मतलब अलग अलग रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो यूनिट अलग अलग होगी, अलग अलग ऑर्डर के लिए क्या रहेगा। हाँ, अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग आएगा बेटा कांस्टेंट, है ना। 0 ऑर्डर के लिए क्या आया था, मैंने निकाला था मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ, मोलरिटी टाइम इनवर्स, और यहाँ पे क्या था, टाइम इनवर्स। सेकंड ऑर्डर निकालोगे तो अलग आएगा, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग आएगा। हर एक रिएक्शन के जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू अलग है, और जनरली जो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू से हम लोग पता करते हैं, ठीक है। रेट कांस्टेंट देख लेंगे, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, उसी से हम लोगों को मालूम चलता है कि रिएक्शन किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, तो तुमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। तो इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ना है nth ऑर्डर। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, nth ऑर्डर हम लोग कल पर देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का कुछ रिएक्शन, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि इसको कंप्लीट बंडल बना देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा, when initial concentration of reactant is doubled in a reaction, its half life is not affected, the order of the reaction is। देख रहे हो बेटा यहाँ पर, इसका मतलब जब तुम कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हाफ लाइफ टाइम अनअफेक्टेड है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। और हाफ लाइफ टाइम कब इंडिपेंडेंट होता है बेटा, किस रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, फर्स्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि कांस्टेंट जो है के वो फर्स्ट ऑर्डर का ही है, जो बस सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, बाकी सबका कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने बताया यहाँ पर ना, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन, सेकंड ऑर्डर का भी हमने पढ़ा नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं। सेकंड ऑर्डर दिखाएंगे हम लोग, है ना। बस ये याद रखो, जनरल फॉर्मूला होता है उसका। हाँ, जनरल फॉर्मूला बता देंगे तुम लोगों को, नेक्स्ट क्लास बताया जाएगा जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, जूम कर देता हूँ। Which of the following graph is correct for a first order reaction? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, तुम्हें बताना है। कैसे सर? फर्स्ट सर फर्स्ट होगा मल्टी चॉइस है सर, और फोर्थ भी होगा सर। हाँ, फोर्थ होगा सर। फोर्थ कैसे आ गया सर? क्योंकि जो हमारा जो स्लोप आएगा उसमें 2.303/k आ जाएगा, क्योंकि t is equal to 2.303/k ln a0 बाय वो होता। ठीक है, देखो बेटा पहला जो t हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन है, r0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर 0 लगाया गया हो, स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन, r मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल टाइम पर,
ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तुम चेंज कर रहे हो, हाफ लाइफ टाइम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर देखो बेटा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन उसको इंक्रीज कर रहे हो, हाफ लाइफ टाइम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होता है, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। तो ये हायर ऑर्डर के लिए होता है इस तरह से। जो टी हाफ है, टी हाफ का वैल्यू डिक्रीज होगा इनिशियल कंसंट्रेशन अगर तुम इंक्रीज करते हो, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, मोलर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ा रहे हो, ठीक है, और टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या होगा बेटा ये, यहाँ पर जो मोलर कंसंट्रेशन वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हायर ऑर्डर के लिए, ऑर्डर यहाँ पर 2 होगा या 3 होगा, तो थर्ड ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर के लिए होता है। यहाँ पर जो फोर्थ पर यहाँ पर दिया है लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई, मैं यहाँ पर इसको बना दे रहा हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ा जाए, लास्ट वाले कर को देखो। यहाँ पर है y एक्सिस पर क्या दिया गया है, y एक्सिस पर दिया गया है ना। यहाँ पर क्या लिखा गया है बेटा, y एक्सिस पर log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन R0 डिवाइड बाई R मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन, इट इज इक्वल टू log ऑफ, ठीक है। सो इट इज log ऑफ A0 डिवाइड बाई 80, ठीक है। A0 डिवाइड बाई 80 तुम्हारा y एक्सिस पर है, x एक्सिस पर तुम्हारा टाइम है, ठीक है। तो टाइम वर्सेस दिस कर्व, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन बना लेते हैं, तो टाइम t इक्वल टू 1/k, अगर लॉग दिया गया तो यहाँ 2.303 रहेगा, 2.303 डिवाइड बाई k लॉग ऑफ A0 डिवाइड बाई 80, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो गया x और ये है तुम्हारा y, तो थोड़ा सा इसको साइड को चेंज कर दोगे, तो लॉग ऑफ A0 डिवाइड बाई 80 y हो गया यहाँ पर, और x हो गया तुम्हारा, है ना, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो k डिवाइड बाई 2.303 इंटू टी, ठीक है। तो अब इन दोनों में ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये तुम्हारा हो गया y इज इक्वल टू mx, तो यहाँ पे स्लोप है k इज इक्वल टू, है ना, स्लोप इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 2.303, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा ग्राफ दिया है फोर्थ कर्व, है ना, यहाँ पे जो फोर्थ वाला ग्राफ है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ठीक बेटा। यस सर सर अगर थर्ड वाला ग्राफ y एक्सिस को मतलब कट कर रहा होता तो वो भी आंसर होता ना, ये वाला। हाँ सर, अगर ये y एक्सिस को कट कर रहा होता तो मोलर y एक्सिस को कट कर रहा होता तो क्या हो जाता, थर्ड वाला, ये भी आंसर हो जाता। हाँ सी वाला, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर अगर ये y एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो अगर ये y एक्सिस, हाँ यहाँ पर अगर ये y एक्सिस को कट करता, ठीक है, और एक्सिस को कट नहीं करता, तो क्या हो जाता बेटा, ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। ये ग्राफ मैंने अभी कुछ देर पहले ग्राफ प्लॉट करवाया था ना, यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये वाला है ना। तो अगर y एक्सिस को कट करता तो ये भी हो जाता आंसर तुम्हारा ना, लेकिन यहाँ पर y एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सबको। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। ओके सर, गुड नाइट सर। राइट सर।